नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, मौज में और मस्ती से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ, करंट का टॉपिक है और बहुत बेहतरीन टॉपिक है, हेराल्ड प्रकरण। कौन सा प्रकरण बच्चों? हेराल्ड प्रकरण। सुना होगा नाम, चर्चा में है। देखिए, आप लोग जो पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं कोई भी, तो आप ये कहते हो जी ये पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, ये स्टैटिक जीके हो गया। स्टैटिक जीके वास्तव में क्या है? जो चीजें छोड़ते हैं, देखो करंट के लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप ये नजर रखें कि वर्तमान में मेन चीज क्या चल रही है, वो चीज कब शुरू हुई, उसका क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, क्या उसका वर्तमान में क्या उसके आयाम हैं। इन चीजों को अगर आप नजर रखोगे तो आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पकड़ में रहेगी। आप मत रखो, हम रखेंगे, अध्यापक गण रखेंगे ना आपको बताने के लिए। आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपनी कुर्सी पर बैठकर अध्ययन करते रहना चाहिए, लगे रहो। ठीक है, चलिए। हेराल्ड प्रकरण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, पहले के अध्यक्ष सोनिया गांधी, या कह ले गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक, उनके और सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने 2012 में गांधी परिवार को वादी बनाकर न्यायालय में एक केस दायर किया था। वो केस जो दायर किया था बच्चों, वो केस नेशनल हेराल्ड नामक एक समाचार पत्र और उसकी जो संस्था थी एजीएल, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया, इन चीजों को लेकर किया था। गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाया गया था कि गांधी परिवार ने कांग्रेस की संपत्ति को, जो कि राष्ट्र की संपत्ति, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, किसी एक व्यक्ति पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को उसने अपने एक निजी संस्था मानकर गांधी परिवार ने उसके फंड का, जो पार्टी का फंड है, उसका दुरुपयोग किया। यह आरोप लगाया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब हम इसके इतिहास में चलते हैं। इस हेराल्ड प्रकरण की शुरुआत 2012 में हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत दर्ज करने के बाद हमें इसके पीछे चलना होगा। पीछे क्या है इसका? हेराल्ड प्रकरण में तीन चीजें हैं बच्चों। एक तो सबसे पहली बात, नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था जो 1938 में 1938 में निकलना प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में लखनऊ से निकला था, उसके बाद नई दिल्ली नेशनल हेराल्ड करके एक बिल्डिंग बनी थी, 7 मंजिल भवन है वो, है ना, बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। नेशनल हेराल्ड का जो बिल्डिंग थी जहां से निकलता था, पर पहले लखनऊ से निकला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। तो एक तो इसमें यह पक्ष है समाचार पत्र का, एक पक्ष है इसमें कांग्रेस और गांधी परिवार। तीसरा पक्ष में अब जो जुड़ा है 2014 के बाद, वो जुड़ा है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, या कह लीजिए आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करने वाली एक संस्था है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ईडी एक ये पक्ष है। तो तीनों पक्ष को मैं लेके चलता हूं आपके साथ और तीनों पक्ष का इतिहास और भूगोल खंगालने का प्रयास करते हैं कि क्या वर्तमान में जो अभी 14 से 20 जून के बीच में राहुल गांधी को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ करी कि आप बताइए इसमें क्या क्या चीजें थी, क्या आपने किया और ऐसा क्यों नहीं आपने किया। तो उस बात को लेकर यह मामला बहुत चर्चा में है, इसी को लेकर मैं आपके सामने क्लास लेकर आया हूं। देख लीजिए कैसे। इसके मैंने 3 हिस्से बनाए, एक नेशनल हेराल्ड को लेकर, एक कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर, गांधी परिवार, और एक प्रवर्तन निदेशालय।
तीनों के बारे में देखते हैं बच्चों। यहां गांधी परिवार का मतलब ना, कुछ लोग समझते हैं कि महात्मा गांधी वाला परिवार है। नहीं, ये महात्मा गांधी वाला परिवार नहीं है, ये फिरोज गांधी वाला परिवार है, पंडित नेहरू वाला परिवार है, पंडित नेहरू वाला परिवार है। ये गांधी परिवार महात्मा गांधी वाला परिवार नहीं है। महात्मा गांधी तो जो शख्स थे वो ऐसे शख्स थे, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का खुद के स्तर पर प्रयास नहीं किया। जब उनका पुत्र शायद हीरालाल या मणिलाल कौन था, विदेश जाने की इच्छा व्यक्त की कि बापू आप एक बार किसी को बता दोगे, पत्र चिट्ठी लिख दोगे तो मुझे विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा। गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं, तुम इस योग्य बनो, स्कॉलरशिप लो, अपने को योग्य बनाओ, तब खुद जाओ आप, हम आपके बारे में कोई पत्र कोई सिफारिश नहीं करेंगे। क्या आज के दौर में ऐसा संभव है? नहीं है। तभी तो गांधी के बाद हमको पता ही नहीं चलता कि उनका परिवार कहां चला गया। देखिए आप, पता ही नहीं चला कहां चला गया। श्री राजगोपालाचार्य उनके समधी थे, उनके समधी थे श्री राजगोपालाचारी। अभी एक राजगोपाल गांधी थे, कभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, और वो उनके परिवार से जुड़े हुए थे, मतलब उनके रिलेटिव थे। लेकिन गांधी परिवार आज कहां है नहीं पता, जो असली गांधी परिवार है। ये जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से जुड़ा है, ये एक्चुअली फिरोज गांधी के परिवार से जुड़ा है। फिरोज एक पारसी थे, फिरोज पारसी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे अपनी पुत्री का विवाह करना नहीं चाहते थे। कहा जाता है, सुना गया है कि महात्मा गांधी ने अपना टाइटल दिया फिरोज को, तब फिरोज की शादी इंदिरा गांधी से हुई। तो वो टाइटल जो था, जो गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने फिरोज गांधी को दिया था, वो टाइटल भी इंदिरा गांधी जी के साथ जुड़ गया। नेहरू टाइटल नहीं जुड़ा, क्योंकि हमारे यहां पति का टाइटल जुड़ता, ना कि पत्नी के पिछले परिवार का टाइटल जुड़ता है। तो अगर जुड़ता पिताजी का टाइटल तो नेहरू परिवार ही होता, आज इंदिरा नेहरू, राजीव नेहरू ये होता। टाइटल जुड़ा, फिरोज गांधी का टाइटल जुड़ गया, तो इंदिरा गांधी बन गई। इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और ये गांधी परिवार चला आ रहा है। तो महात्मा गांधी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये देखिए, मतलब कोई रक्त का संबंध नहीं है। अब नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र है बच्चों, नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना का प्रयास किया था, और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एक कंपनी बनाई थी। इसमें लगभग बच्चों ध्यान देगा 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग था। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग था। इसलिए यह कंपनी कोई निजी कंपनी नहीं थी या नेहरू की कंपनी नहीं थी, यह कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी थी। सार्वजनिक यानी सार्वजनिक मतलब पब्लिक कंपनी थी, सार्वजनिक कंपनी थी। कौन सी कंपनी? एजीसीएल, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी थी। यह कंपनी ने ही नेशनल हेराल्ड पेपर निकाला था। किस भाषा में निकाला था बच्चों? यह निकाला था अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे कि प्रकरण में 3 पक्ष शामिल हैं, एक नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, एक कांग्रेस और गांधी परिवार, और एक ईडी। इन तीनों को हम अलग अलग से पढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड देखते हैं। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड मैंने बताया आपको, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की शुरुआत 1938 में हुई थी, नेहरू जी ने करी थी। पहले लखनऊ से और बाद में नई दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ। यह समाचार पत्र किस में था? अंग्रेजी में था। यही कंपनी एजीसीएल, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, यही कंपनी 2 अखबार और निकालती थी। एक अखबार था नवजीवन। नवजीवन, नवजीवन बच्चों हिंदी में था। किसमें था? हिंदी में। और एक निकालती थी कौमी आवाज। कौमी आवाज, जो कौमी आवाज पत्र था बच्चों, ये उर्दू में था। ये किस में था? ये उर्दू भाषा में था। ये उर्दू में था और ये हिंदी में था।
नवजीवन एक समाचार पत्र गांधी जी का भी था, ध्यान रखिएगा। किसका था? महात्मा गांधी जी का भी था, जो 1919 में उन्होंने अहमदाबाद से निकाला था। कहां से? अहमदाबाद से। नवजीवन वैसे तो मूल समाचार पत्र किसका था? महात्मा गांधी जी का था, जो 1919 में उन्होंने अहमदाबाद से निकाला था। ठीक, अब जो ये उसमें नवजीवन जो था ना, ये महात्मा गांधी का था, पर गुजराती में था। ये जो पत्र है नवजीवन, ये हिंदी में निकला। किसने निकाला? एजीएल ने, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, इसने निकाला नवजीवन हिंदी में। कौमी आवाज उर्दू में। मैटर वही होता था जो नेशनल हेराल्ड का मैटर है, क्योंकि ये अंग्रेजी में था, दोनों किस में थे? एक हिंदी में, एक उर्दू में। तो ये एजीएल 3 समाचार पत्र निकालती थी। 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1940, 42, 41 के आसपास इन समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी ब्रिटिश सरकार ने। ये तीनों समाचार पत्रों का काम था स्वतंत्रता सेनानियों का जो विचार है, जो संदेश है, वो जनता तक पहुंचे, वो जनता तक पहुंचे। इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से कांग्रेस ने यह जनता को बताया था कि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं दे रही है। और उसमें कांग्रेस ने, मतलब इन इस समाचार पत्रों में कांग्रेस ने और बाकी जो नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? प्रतिबंध लगाएगी ना, तो प्रतिबंध लगा दिया, समाचार पत्र नहीं निकला। 1945 के बाद फिर दोबारा से ये शुरुआत होगी। नेहरू युग में ये भी चलता रहा। गांधी, जब नेहरू युग चला, उसके बाद इंदिरा गांधी के काल में भी इस समाचार पत्र में काफी प्रगति हुई। लेकिन जब सेकंड चरण आया इंदिरा गांधी 1980 के बाद, तब कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड और इन तीनों समाचार पत्रों में कुछ गिरावट आई, कुछ कमी आई, और एजीसीएल धीरे धीरे घाटे में चली गई। ठीक है ना? ये हमको मैंने बताया था कि एक सार्वजनिक कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी, नेहरू का अधिकार नहीं था इस पर। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का पैसे से कंपनी बनी थी, उनका सहयोग इसमें था, तो एक सार्वजनिक कंपनी थी। अब हुआ क्या? धीरे धीरे ये कंपनी, एजीएल कंपनी, घाटे में चली गई कि 1990 के बाद चीजें बदली। एलपीजी सिस्टम लागू होने के बाद चीजें क्या हुई? बदलती चली गई। नए नए समाचार पत्र आ गए। 2002-3 के बाद जैसे आपका थर्ड जनरेशन 3G शुरू हो गया, नेट शुरू हो गया, फिर 4G आ गया, लोग बाग पढ़ने लगे समाचार पत्र उस पर ही, नेट पर ही। दूसरे जो अन्य समाचार पत्र थे, उनका प्रचार ज्यादा हो गया। अब जो इस एजीएल कंपनी में लोग काम करते थे, उनकी तनख्वाह मिलनी भी बंद होगी। बेरोजगारी जैसी स्थिति आ गई बेचारों के सामने। तो 2008 में जब भारत में सरकार कांग्रेस की थी, तो एजीएल को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसे एजीएल को नहीं, इसको बंद नहीं किया गया, बंद कर दिया गया नेशनल हेराल्ड को, समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। बाकी दोनों पत्र भी बंद हो गए। नेशनल हेराल्ड बंद कर दिया गया। एजीएल जो कंपनी थी, अब जिसके कर्मचारी थे इस कंपनी के, उन कर्मचारियों के सामने बड़ी समस्या आ गई। जीवन को लेकर कैसे करें, बेरोजगारी आनी थी। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उस समय सर्वे सर्वा थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पर वास्तव में बागडोर सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। तो सोनिया गांधी ने एजीएल कंपनी को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया। हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे, ब्याज मुक्त ऋण दिया। किसको दिया? एजीएल कंपनी को दिया कि आप अपने लोगों को बचाओ, अपने लोगों को आप करो, मतलब अपने लोगों को आप तनख्वाह दो, कुछ और उनको किसी चीज में लगाओ, इस तरह का था। और एजीएल कंपनी के ही मैनिफेस्टो में जब कंपनी की स्थापना हुई थी, उसी में लिखा हुआ था कि जो इसकी बिल्डिंग है, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो दिल्ली में है, उसका पत्रकारिता के अलावा किसी अन्य भी कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, उपयोग नहीं किया जाएगा। ये बातें सब ध्यान रखेगा आप। तो ब्याज मुक्त ऋण दिया 90 करोड़ का। किसने? कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने। वो जो 90 करोड़ दिया, वो कांग्रेस के फंड से दिया गया। यानी कांग्रेस के फंड को गांधी जी ने, यानी सोनिया गांधी जी ने अपनी निजी प्रॉपर्टी के रूप में उपयोग किया। एक यह भी शिकायत सुब्रमण्यम स्वामी की है कि ऐसे कैसे हो सकता है? पार्टी तो सबकी होती है, राष्ट्रीय पार्टी है, केवल अध्यक्ष की पार्टी नहीं होती है, तो उन्होंने कैसे ये किया? खैर, 90 करोड़ का ऋण दिया एजीएल को।
अब कुछ समय के बाद 2010 के आसपास, 2010 में एक कंपनी बनी, नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था बच्चों? यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम का एक समाचार पत्र भी हुआ है महात्मा गांधी का, याद रहेगी बात। यंग इंडिया क्या हुआ है? यंग इंडिया नाम का एक समाचार पत्र भी था महात्मा गांधी का, और यंग इंडिया कंपनी भी बनाई थी, एक प्राइवेट कंपनी बनी। इस यंग इंडिया कंपनी में 38% यानी कुल 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे। बाकी जो 24% शेयर हैं वो मोतीलाल वोरा और सैम पित्रोदा ये भी थे उन 24% में। 2-3 नाम और भी आते हैं, वो सब थे, लेकिन जो मैक्सिमम शेयर किसके थे? राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के शेयर थे। अब जो यंग इंडिया कंपनी थी, इस यंग इंडिया कंपनी को यह कहा गया कि आप एजीएल को ले लीजिए, खरीद लीजिए एजीएल को, और 99% एजीएल के शेयर किसको दे दिए? यंग इंडिया को दे दिए। और यंग इंडिया को कहा कि आप हमारा जो 90 करोड़ है वो वापस कर देना, हमारा जो हमने लोन दिया है 90 करोड़ का वो हमारा वापस कर दो, ये यंग इंडिया कंपनी ने कहा। अब इसमें शेयर किसके हैं? सोनिया गांधी राहुल गांधी के। एजीएल क्यों कहा इसको? यंग इंडिया को आप एजीएल ले लो, सारी एजीएल ले लो। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी एजीएल की। ये प्रॉपर्टी आपका नई दिल्ली में है, जो 7 मंजिल भवन है और बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। चंडीगढ़ में, पंचकुला में, कई जगह इसकी प्रॉपर्टी थी एजीएल की, 2000 करोड़ की। तो यंग इंडिया कंपनी बनी, इसको कहा कि आप ये लोन चुका दो, ऋण माफ कर दो, मतलब ये ऋण हमें वापस कर दो, और एजीएल के 99% शेयर आपके। यानी एक प्रकार से एजीएल का अधिग्रहण किसने कर लिया? यंग इंडिया ने कर लिया। अब यंग इंडिया किसकी है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। कितना दिया इसने यंग इंडिया ने? 90 करोड़ दिया। 2000 करोड़ की संपत्ति केवल 90 करोड़ में ले रहे हो। अब जो बाकी पैसा बचा वो कैसे दिया गया? क्या वो विदेशी मुद्रा में दिया गया या विदेश में कहीं दिया गया? तो जब विदेशी मुद्रा की बात आती है, जब भी वित्तीय अनियमितता की बात आती है, तो जब भी वित्तीय अनियमितता की बात आएगी तो ईडी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। तो 2014 में यह भी जुड़ गया कि देखते हैं संपत्ति को जो ट्रांसफर की गई, वास्तव में 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया को क्यों मिली और कैसे मिली। बाकी जो पैसा एजीएल को मिलना चाहिए था, जो कि सार्वजनिक कंपनी थी, ये निजी कंपनी नहीं थी कांग्रेस की, तो सार्वजनिक कंपनी थी, क्या इसको ये पैसा जो था 2000 करोड़ रुपए कैसे मिला? 90 करोड़ के अलावा 90 करोड़ तो चलो चुका दिया इसने, दो भाई कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जो बच गया वो कैसे दिया गया इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब ये स्थिति थी, तो यही शिकायत करी थी सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में। 2012 में सरकार कांग्रेस की थी। निचली अदालत ने निर्णय दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पेश हो सामने, पेश नहीं हुए, लंबे समय तक पेश नहीं किया गया, तालीम नहीं करी गई सम्मान पर। उसके बाद धीरे धीरे 2014, 16, 18 में फिर एजीएल ने नेशनल हेराल्ड निकालना प्रारंभ कर दिया। क्यों कर दिया? वो इसलिए क्या कि एजीएल की जो प्रॉपर्टी है नई दिल्ली के अंदर, उसमें यह कहा गया था कि इसमें 2-3 बिल्डिंग किसी व्यवसायिक कंपनी को किराए पर दे रखी, उससे बड़ी मात्रा में वो क्या नाम किराया वसूला जा रहा है। 1-2 मंजिल पर ऑफिस चल रहा है, यानी उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। तब जाके दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस बिल्डिंग का व्यवसायिक उपयोग आप नहीं कर सकते। तब उस बिल्डिंग से फिर दोबारा से पत्र निकालना शुरू कर दिया गया। अब बिकता तो है ही नहीं नेशनल हेराल्ड, क्योंकि कांग्रेस का ही पत्र, एक प्रकार से कांग्रेस की बात इसमें शामिल होती है, तो कौन खरीदेगा? वैसे भी देखा जाए तो मीडिया सारा इसी तरह का है, आप जानते भी हैं कि मीडिया हमारे यहां ही नहीं, दुनिया में सभी देशों का मीडिया किसी ना किसी दल से, किसी ना किसी विचारधारा से जुड़ा रहता है। हमारे नहीं, अमेरिका में भी ऐसा ही है। बस शर्त यह है कि अभी जो रैंकिंग जारी हुई है विश्व मीडिया की पारदर्शिता की, उसमें हम बहुत नीचे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, हाँ, प्रिंट मीडिया पर हम कुछ विश्वास कर सकते हैं कि प्रिंट मीडिया कुछ मात्रा तक निष्पक्ष लिखता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में ऐसा कहना समाचीन नहीं लगता कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूर्णतः बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी से प्रभावित नहीं है, ऐसा लगता तो है नहीं।
आपको भी ऐसा अनुभव होता होगा। चलिए खैर, तो ये तो नेशनल हेराल्ड की बात होगी। एजीएल कंपनी किसने क्या अधिग्रहण? यंग इंडिया ने। क्या किसके शेयर ज्यादा हैं? सब कांग्रेस के तो शेयर हैं। यंग इंडिया कंपनी किसकी है? कांग्रेस की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, सबको नहीं, कांग्रेस ही। यानी एक प्रकार से एजीएल प्रॉपर्टी किसकी बनेगी? कांग्रेस की प्रॉपर्टी बनेगी। जबकि एजीएल कैसी थी? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। सरकारी नहीं कहेंगे इसको, इसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, लिमिटेड जुड़ा हुआ है इसमें। जहां पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक अपना पैसा लगाती है, वो लिमिटेड होता है। तो एसोसिएट जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण यंग इंडिया द्वारा किया गया। इसी बात को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक केस दायर किया था। अब जो आपका ईडी है, ईडी का काम क्या है देखिए आप। ईडी का काम क्या है? ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के तहत कार्य करते हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको कार्य करने का अधिकार फेमा से मिला है, FEMA 1999 में। याद रखिएगा, एक फेरा था पहले। कौन था? फेरा, FERA। उसके स्थान पर यह लाया गया फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट एक्ट, रेगुलेट था पहले, अब मैनेजमेंट एक्ट बन गया है। दोनों में अंतर होता है। फेमा ही के तहत ही ईडी वित्तीय अनियमितता का, जब कोई किसी भी धन को लेकर विदेश में आने जाने वाली बात होती है कि विदेशी मुद्रा जहां शामिल हो जाती है, वहां ईडी, या केवल विदेशी मुद्रा ही नहीं, संपत्ति का भी अगर कहीं हस्तांतरण हो रहा है इधर से उधर, तो भी ईडी वित्तीय अनियमितता के तहत फेमा के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं इसको, उस मनी लॉन्ड्रिंग को जांच करता है। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई वित्तीय लेन देन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा में करें या संपत्ति का लेन देन करें, तो वो पारदर्शी होना चाहिए। आरबीआई या भारत सरकार के माध्यम से होना चाहिए। जब हम कोई दूसरे तरीके, कोई तीसरे चैनल से हम ये काम करते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। एक प्रकार से काला धन। काला धन तो हर वो काला धन है जो जिस धन पर टैक्स नहीं दिया जाता, वो धन कैसा है? काला धन है। और वो धन जो टैक्स के दायरे से व्यक्ति बचाने का प्रयास करता है, वो काला धन ही है। तो जो धन हम विदेश से लाते हैं या कुछ भी करते हैं थर्ड चैनल से, नहीं, ना तो आरबीआई ना भारत सरकार के माध्यम से, हमने थर्ड चैनल से, या हमने भारत सरकार और आरबीआई दोनों को ही मूर्ख बनाकर या दोनों को गुमराह कर ऐसा पत्राचार किया कि दोनों को पता नहीं चला क्या हुआ, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग फेमा के तहत अधिकार प्राप्त है ईडी को, कैसे कार्यवाही करनी है, कैसे कार्यवाही नहीं करनी है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, जो फेरा की तरह लाया गया था, फेरा के स्थान पर लाया गया था। ठीक है, बात याद। चल, ये तो था आपका नेशनल हेराल्ड। इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य बहुत सारे हैं। कौन अखबार निकालता था, कब निकालना शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, प्रकरण किसने प्रारंभ किया, कब प्रारंभ हुआ, एजीएल क्या थी, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी थी, नेशनल हेराल्ड 3 समाचार पत्र निकालती थी, कौमी आवाज और नवजीवन हिंदी में था, एक उर्दू में था, एक अंग्रेजी में था। 2008 में यह पेपर निकलना बंद हो गया था, कंपनी की स्थिति खराब हो गई थी। कांग्रेस ने कंपनी को बचाने के लिए 90 करोड़ ब्याज रहित ऋण दिया। बाद में खुद एक कंपनी बनाई यंग इंडिया के नाम से। कंपनी में अधिकांश शेयर कांग्रेस के थे, 2 के शेयर सबसे ज्यादा थे। उन्होंने एजीएल का अधिग्रहण कर लिया और कहा 90 करोड़ हमारे वापस कर दो, बाकी कंपनी तुम्हारी। यानी एजीएल किसकी बन गई? यंग इंडिया। और यंग इंडिया कौन है? कांग्रेस। यानी कांग्रेस ने कर लिया, एजीएल का खुद अधिग्रहण कर लिया, जबकि एजीएल कैसी कंपनी थी? सार्वजनिक कंपनी थी। इसी बात को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह अनियमितता हुई है। ऐसी अनियमितता केवल इन्हीं के साथ नहीं होती है। क्या बीजेपी वाले ऐसी अनियमितता नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। अन्य पार्टी वाले नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। बस सत्ता का खेल होता है। जब सत्ता में जो होता है वो अपने हिसाब से चीजों को देखता है। जब कभी सत्ता में कांग्रेस आएगी तो बीजेपी वालों को देखेगी, वो अपने हिसाब से चीजों को देखेगी। ऐसा नहीं है कि कोई सब कुछ दूध के धुले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूपीएससी के एग्जाम में जिस तरीके से हुआ कि ये एक आम पब्लिक के साथ हुआ है,
आम व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई नेताओं के बच्चे तैयारी नहीं करते हैं एसआई की, आम पब्लिक करती है, जिसे नौकरी चाहिए होती है। कितना गलत हुआ उनके साथ, है ना। सबको मालूम है कि कैसे कैसे सिलेक्शन हुए हैं, कितने कितने नंबर आए हैं। बस 57-58 की 60 की लिस्ट दिखा के बाकी सब पाक साफ हो गया। जांच करवाई ना ईडी से, या ईडी ने सीबीआई से जांच करवाई। आप दूध का दूध, पानी का पानी। जांच कहां नहीं होगी, गोपनीयता कहां बरती जाएगी? जहां पर छुपाने के लिए कुछ होगा। कुछ छुपाने के लिए नहीं है, सब कुछ खुला दरबार है। कोई ऐसा तो नहीं जांच कर लो, ये पर ऐसा नहीं है ना। इसलिए ये कहना कि इसके लिए सब दोषी हैं, ये दोषी वो दोषी, ऐसा नहीं। ठीक, कांग्रेस ने कहा कि ये सब राजनीतिक विद्वेष के तहत हो रहा है, लेकिन गलती तो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने गलती करी है कि क्या आप अपनी पार्टी के खुद मालिक होगे क्या? एक ही परिवार नहीं हो सकता ना, एक पार्टी का परिवार मालिक, पार्टी सबकी होती है। चलिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य आप बहुत सारे बताए मैंने आपको, 10-12 पॉइंट मेन है। एग्जाम में आने के हिसाब से आपको मैंने बताया है चीजों को, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी मैं आपको नहीं बना रहा हूं। एग्जाम में जो चीजें आ सकती हैं उसको टू द पॉइंट रखकर आपको बता रहा हूं। कुछ ज्ञान भी आपको मिला होगा गांधी परिवार के बारे में, नेशनल हेराल्ड के बारे में, हेराल्ड प्रकरण जो चल रहा है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो जो पहली बार जुड़े वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बहुत आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, जो पहले से हैं वो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत।